हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर और मेरा नाम है योगेंद्र। कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का? फटाफट कमेंट के माध्यम से आप बता देंगे कैसी पड़ रही है सर्दी, है ना। सुबह सवेरे ठंडी तो तेज होती ही है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात, राम राम। सभी प्यारे बच्चे फटाफट जो है इस क्लास को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि आपके प्यारे प्यारे दोस्त जल्दी से क्लास में आ जाएं, जिससे क्लास को हम स्टार्ट कर पाएं। तो अभी भी जो बच्चे अटेंडेंस नहीं लगाए हैं, लाइक बटन दबा करके, वो लाइक बटन दबा करके अटेंडेंस लगा देंगे कि सर जी हम आ गए हैं, आपने बुलाया और हम चले आए। जल्दी से क्लास स्टार्ट हो गई है तो देर नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें जो है टॉपिक टू टॉपिक जो है कंप्लीट करना है। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो सभी प्यारे बच्चे करेंगे क्या, एक बार पुनः जो है लाइक एंड शेयर का सिलसिला जारी रखेंगे कि आप आए हो तो आने का सबूत दे दो, कि आप जग रहे हो तो जगने का सबूत दे दो, अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने का भी सबूत आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे हो तो समस्या बड़ी जटिल है, ठीक है। तो आज का चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का है। पहला चैप्टर है विकास। विकास को बहुत बेहतर ढंग से हम पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट सारे बच्चे जो है अब देर नहीं करेंगे। एक बार पुनः देखो, हम ठंडी में वैसे हैं आपके सामने, तो आप प्यारे बच्चे करेंगे क्या, एक बार फायर की इमोजी लगा करके उधर से इधर भेजो, टेम्परेचर थोड़ा सा आ जाए, यहाँ की ठंडी जो है भग जाए। और ठंडी जब भग जाएगी तो हम रिलैक्स होकर के जो है आपसे बात करना स्टार्ट कर देंगे। अभी बहुत कपकपी हो रही है, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। पहला काम है विकास। विकास से आप क्या समझते हो? अरे विकास हो नहीं, गांव के कोने पे जो घर है वो वाले विकास नहीं। विकास नाम से नहीं बेटा, विकास जो है विकास से ऐसे डेवलपमेंट से है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप जो है विकास से क्या समझते हो, फटाफट कमेंट के माध्यम से आप बता देंगे कि आप विकास से क्या समझते हो। अरे विकास जो है गोरे गोरे से है, लंबे से, वो वाले विकास नहीं। विकास का मतलब है कि हमारे क्षेत्र का विकास का मतलब है कि हमारे भाई एरिया में विकास हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या होगा? तो हमारे प्यारे बच्चे कह रहे सर जी एक सड़किया बन जाए हमारे कोने का जो है, तो हम मान लेंगे कि विकास हो रहा है। चलो भैया सड़क बन गई। दूसरा बच्चा कह रहा है सर जी रेलवे लाइन को जो है बेहतर कर दिया जाए, है ना, यानी ट्रांसपोर्ट को बेहतर कर दिया जाए। चलो भैया रेल का विस्तार हो जाए। और क्या बच्चे कह रहे हैं सर जी हर घर जल, है ना, हर घर जल। तो भैया पानी की सुविधा बेहतर मिल जाए, क्या पेयजल की व्यवस्था हो जाए, पेयजल की व्यवस्था हो जाए। दूसरी बात है क्या, बिजली मिल जाए। वाह, बिजली मिल जाए। तो एक बच्चा कह रहा है सर जी जिस फील्ड में हम लोग हैं कम से कम अच्छी शिक्षा मिल जाए। शिक्षा कैसी हो? गुणवत्तापूर्ण हो। क्या? गुणवत्तापूर्ण हो। अगला बेटा, अगला कह रहे हैं कि सर जी स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया हो जाए। क्या? स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो जाए। क्या? स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो जाए। तो देखो इतने सारे बच्चे हमारे कमेंट के माध्यम से बताए हैं सर जी विकास से ये मतलब है। तो बेटा सड़क, रेल विस्तार, पेयजल की व्यवस्था, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सभी पहलू अगर इसी पे बात करें तो सबके मायने अलग अलग हैं। जितने भी प्यारे बच्चे हमें कमेंट करके बताए हो वो सब जो है अलग अलग हैं, है ना। तो सबके विकास के मायने अलग अलग हैं। इसी बात को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला है, कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी रेलवे का विस्तार हो जाए। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी अच्छा जो है अच्छा घर बन जाए, है ना, अच्छा घर बन जाए। अगली बच्चे कह रहे हैं सर जी स्कूल अच्छा हो जाता। क्या? स्कूल अच्छा हो जाता तो हम मान लेते कि हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है।
कुछ कह रहे हैं सर जी ये सड़क जो है ना जैसे दिख रही है ना ऐसे हमारे क्षेत्र में बन जाए सड़क तो हम जो है अपनी गाड़ी को तेजी के साथ दौड़ा करके जल्दी से अपने स्कूल पहुंच जाते। अच्छी सड़क, क्या अच्छी सड़क बन जाए। और गुरुजी जो बगल में दिख रहा है ना ये अस्पताल जैसे है, ये हॉस्पिटल जैसे है, ऐसे अस्पताल हो मिल जाए जिसमें जो है हर व्यक्ति हर तबके के लोगों को बेहतर इलाज मिल जाए तो हम मान लेंगे हमारे क्षेत्र का विकास हो रहा है। तो इसका मतलब है बेटा पहले की अपेक्षा, पहले तो नहीं था, यानी पहले की अपेक्षा बेहतर व्यवस्था किसी को मिले, बेहतर सुविधा किसी को मिले तो हम कहेंगे कि भैया विकास हो रहा है। मोदी वाला विकास नहीं, वो भी तक नहीं हुआ, हो रहा है विकास, हो रहा है ना, हुआ नहीं है, होता रहेगा, विकास होता रहेगा। क्योंकि अगर आपको जो है ना एक नोटबुक चाहिए तो एक नोटबुक मिल गया, लेकिन दूसरे दिन आप पुनः डिमांड करते हो पापा 2 कॉपी और लेना है। बोले काहे लिए? बोले उस जो लिए थे उसको तो इंग्लिश का जो है ग्रामर का नोटबुक बना लिए, लेकिन 2 और चाहिए। कौन सा, काहे लिए? अरे सर जी होमवर्क देते हैं, होमवर्क के प्रश्न उसमें नोट करते हैं, और दूसरा साप्ताहिक वर्ग के लिए हमें जो है काम करना, प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस के कैसे काम चलेगा, तो उसके लिए तो कभी विकास जो है होगा नहीं कि विकास होगा, विकास होता रहता है। क्या विकास होता रहता है? सब सोचते हैं कि हम पहले की अपेक्षा बेहतर हो, क्या हम पहले की अपेक्षा बेहतर हो। पहले हम 2 रोटी खा रहे थे, अब 4 रोटी खा रहे हैं, तो हम कहेंगे हम पहले की अपेक्षा बेहतर है। ठीक है, तो किसी भी चीज का पहले की अपेक्षा बेहतर होना जो है विकास कहलाता है। विकास के यही मायने। बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कि विकास की अलग अलग धारणाएं हैं। जैसे हमने जब अभी कमेंट किए थे आप लोग, तो क्या था कि सब क्या मायने अलग अलग थे। तो 1-2 एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हमारे भारत के किसान हैं, क्या भारतीय किसान हैं, भारतीय किसान हैं, प्यारे प्यारे भारतीय किसान हैं। किसान साहब क्या चाहते हैं कि किसान जो है पूरे साल मेहनत करते हैं और अपने अनाजों का उत्पादन करते हैं, तो चाहते हैं कि हमें जो है फसलों की अच्छी कीमत मिले। क्या फसलों की अच्छी कीमत मिले, अच्छी कीमत मिले जिससे हमारे आय का स्रोत बढ़ जाए, तो हम मानेंगे कि विकास हो रहा है। ठीक है, ठीक है। चलो अगली बात, मजदूर की बात करें। भारतीय मजदूर जो भारत के हर कोने को बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जिस सड़क पर आप चलते हो ना, उस सड़क में आपकी क्या ही योगदान है? योगदान तो इनकी है कि सड़क बनाते हैं लेकिन चल नहीं पाते। ठीक है, भारतीय मजदूर, क्योंकि इनका काम क्या है, ये सड़क बना दिए और जब बन गई ना तो ये दूसरी सड़क बनाने लगते हैं। इस सड़क पे कहाँ चल पाते हैं। ठीक है, तो मजदूर क्या चाहते हैं कि मजदूर को मजदूरी ज्यादा मिले। क्या मजदूर को मजदूरी ज्यादा मिले थोड़ा सा, जिससे जो है वो अपनी जरूरत की चीजें और ज्यादा खरीद पाए, तब मानेंगे इनके मामले में कि इनका विकास हो रहा है। ठीक है, तो विकास की 2 अवधारणा पढ़ ले। तीसरी बात है कि आप सभी प्यारे बच्चे पढ़ रहे हो किस लिए, कि सर जी अच्छे से पढ़ें, आगे चल करके जो है हमें क्या करना है, एक नौकरी करनी है। क्या नौकरी करनी है, इसीलिए जो है बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं। सबका टारगेट नौकरी है, कुछ और टारगेट तो नहीं है। नौकरी के साथ साथ बता देना हमें। ठीक है, तो नौकरी करनी है, ये उम्मीद लगाए हैं, और हमने टारगेट भी लिया है कि सर जी आपकी बात जो है 95+
मार्क्स लेकर के आना है, जिससे जो है हम अपने सपने को, अपने माँ बाप के सपने को और अपने क्षेत्र की जो अपेक्षा है हमसे, जो आकांक्षाएं हैं उसको पूर्ण करेंगे और आने वाले समय में जो है उस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। ये जो है अवधारणा आपके दिलो दिमाग में है, तो उसको बेहतर ढंग से हम पूरा कर ले। इसके लिए क्लास हम देख रहे हैं, सुबह उठ करके क्लास देख रहे हैं, इससे हमारी समझ विकसित हो रही है। और जब बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तो जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे, अच्छा लेख लिख करके आएंगे, जिससे एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा हमें नंबर देने में। तो हम कहेंगे कि गुरुजी हमारा विकास हो गया। समझ में आई बात? तो सबके अवधारणाएं जो है अलग अलग हैं, किसके प्रति? विकास के प्रति। ठीक है, किसान की अलग है, मजदूर की अलग है, और आप सभी प्यारे बच्चों की जो है अलग है। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग है, लेकिन जो चीज आपके लिए विकास है ऐसा नहीं वो सबके लिए विकास है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले ले, ये है रामू। क्या नाम है इनका? रामू। और ये है श्यामू। क्या नाम है इनका? सोनू। सोनू है। ठीक है, रामू जो है कक्षा 10th का विद्यार्थी है, और जो है ये सोनू कक्षा 5 में। किसमें है? 5th में। ठीक है, रामू को क्या चाहिए? रामू को क्या चाहिए? रामू सोच रहे हैं कि रामू का स्कूल जो है घर से 10 किलोमीटर दूर है। क्या? स्कूल। ठीक है, और सोनू जो है बगले के प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं। प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रामू सुबह सवेरे क्या चाहते हैं कि हमें जो है या तो हमारे घर वाले एक साइकिल बढ़िया खरीद के दे दें। ठीक है, एक साइकिल अच्छा दे दे, और जेब में 50 रुपया दे दे, रोज मजा आ जाए, है ना। साथ में अगर जो है मोटरसाइकिल मिल जाए, हाँ तो क्या बातें हैं। मोटरसाइकिल मिल जाए तो क्या बात है। इतनी व्यवस्था किसको चाहिए? रामू को चाहिए। लेकिन सोनू को क्या चाहिए? सोनू चाहते हैं कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें 20 रुपया मिल जाए, इतने काफी है, इतने काफी है, खुश हैं। तो सबकी नीड अलग अलग है, सबकी नीड अलग अलग। समझ में आई बात? अब इसी बात को थोड़ा सा हम इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत के जो शिक्षित लोग हैं, है ना, जो शहरी लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमें जो है बढ़िया बिजली मिल जाए। क्या? बिजली मिल जाए। पहला बिजली मिल जाए। और किसान जो है, जो सोच रहे हैं कि हमें बढ़िया पानी की सुविधा मिल जाए, जिससे हम जो है फसलों का उत्पादन कर पाए। ठीक है, तो सोच ही रहे थे तो प्रपोजल आया कि भैया इस नदी पर जो है एक बांध बना दिया जाए। क्या? बांध भी ना बना दिया जाए। अब बेटा बांध जब बना दिया जाएगा तो बांध बनने के कारण नदी का जलस्तर क्या होगा? थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा हो जाएगा तो इसके आसपास जो रह रहे लोग हैं, अब डैम बन गया, यहाँ से पानी खेतों तक पहुंच गया, यहाँ पर बिजली का उत्पादन होने लगा, तो इनके लिए विकास हो गया। क्या? इनके लिए विकास हो गया। लेकिन जो आसपास रह रहे लोग हैं, उनको जो है बाढ़ के कारण अपने घर को छोड़ना पड़ा। तो बोलो इनके लिए क्या है? तो इनके लिए ये विनाश है। क्या है? विनाश है। यह डैम इनके लिए जो है विनाशकारी व्यवस्था है। तो किसी के लिए कोई चीज विकास हो सकता है, जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी विकास हो, दूसरे के लिए विनाश भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो किसी के लिए विकास हो सकता है वह दूसरे के लिए विकास नहीं हो सकता है, वह विनाशकारी भी साबित हो सकता है। तो यही बात जो है आपको ध्यान में रखना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। कोई विकास के लिए बोल दिया कि हमारे घर पे, हमारे गांव में खेल कूद का मैदान बन जाए, तो हम कहेंगे विकास है।
तो बुजुर्ग बोलेंगे कि नहीं, एक पुस्तकालय बनना चाहिए, तुम लोग खेल कूद के खराबे हो जाओगे, लाइब्रेरी बन जाएगा, उसी में बैठ करके पढ़ाई करोगे, तब विकास हम मानेंगे। तो कोई कहेगा नहीं, लाइब्रेरी तो बने, साथ में जो है लाइब्रेरी बने और साथ में जो है कहीं रोजगार के लिए एक बढ़िया कंपनी आ जाए, जिसमें जो है पढ़ लिख करके शिक्षित वर्ग के लोग जो है वहाँ पर रोजगार करें, जिससे आय का स्रोत थोड़ा सा जनरेट हो, तो हम कहेंगे कि विकास हो गया है। तो सबके लिए विकास है। लेकिन जहाँ फैक्ट्री बनेगी उसके आसपास जो है बड़ी समस्या होगी, प्रदूषण होगा, तो वहाँ के क्षेत्र के इलाके जो है आसपास के लोग को परेशानी होगी, उनके लिए हो सकता है वह विकास ना हो। यानी इनके लिए विकास था, इनके लिए विकास था वही चीज, लेकिन इनके लिए वह विकास नहीं था, वह विनाश था। क्या था? विनाश था। क्यों? क्योंकि इनको घर छोड़ करके जाना पड़ा था। बात समझ में आई? ठीक है। इसके लिए कि बांध जब बनाया जा रहा था तो इनके पुनर्वास के लिए सरकार जो है बेहतर सुविधा नहीं दे पा रही थी, तो ये सब आंदोलन कर रहे थे। क्या आंदोलन कर रहे थे? बता रहे थे कि ये जो है डैम आपके लिए विकास हो सकता है, लेकिन हमारे लिए विनाश है। किसके लिए? पुनर्वास के लिए। किसके लिए? पुनर्वास के लिए, कि हमें जो है कहीं शिफ्ट करो, हम अपना घर छोड़ रहे हैं, तो बोलो हम कहाँ रहें। इसके लिए आंदोलन कर रहे थे। ठीक है। आंदोलन लोग तभी करते हैं जब बेटा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब परेशान नहीं होते हैं ना, तो आंदोलन करते उड़ते नहीं है। कौन जाएगा ठंडी में मरने के लिए? ठंडी में हम ही मर सकते हैं आपके लिए, कि सुबह सवेरे भागते दौड़ते जो है आपके सामने आते हैं। इतना काम करने में बहुत जो है कठिन समस्या है, लेकिन आप प्यारे बच्चे जब उठ करके सुबह पढ़ते हो, उस दर्द को भी हम समझ रहे हैं कि आप ठंडी में भी तपस्या कर रहे हो। ये तपस्या आपके लिए जो है रामबाण साबित होगा, संजीवनी का काम करेगा। आगे चल करके जो है इसका आपको लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता है। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आय तथा अन्य लक्ष्य। ठीक है। सब चीज डेवलपमेंट के लिए सर जी, विकास के लिए, पहले के अपेक्षा बेहतर चीजों को लाने के लिए हर जगह तो एक ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए भैया? अच्छी पेन खरीदना है, क्या चाहिए? नोटबुक अच्छी खरीदना है, क्या चाहिए? साइकिल खरीदना है, क्या चाहिए? है ना? तो सबकी एक ही समस्या है, सबकी एक ही समस्या और एक ही समाधान है। उसका नाम क्या है? पैसा। क्या है? पैसा। 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 क्या? पैसा। पैसा इंपॉर्टेंट है। हाँ? तो ज्यादा आय, सभी परेशान है कि उनकी जो है आय में वृद्धि हो पाए, जिससे उनका जीवन पहले की अपेक्षा बेहतर हो पाए। ठीक है। तो आय इंपॉर्टेंट है, लेकिन आय के साथ जो है अन्य लक्ष्य की भी जरूरत है, कि भैया पैसा जरूरी है, बिना पैसे के कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के साथ साथ कुछ और चीजें बहुत जरूरी है। क्या क्या जरूरी है उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। पैसे जो इंपॉर्टेंट है, उससे केवल आप बेटा भौतिकवादी लक्ष्य पूरा कर सकते हो। जैसे आप बिस्तर खरीद सकते हो। क्या? बिस्तर खरीद सकते हो, बढ़िया डनलप का गद्दा, लेकिन गैर भौतिकवादी आप अच्छा बिस्तर होने के बावजूद जो है आप नींद नहीं खरीद सकते हो। बोलो क्या नींद खरीद सकते हो? अरे गुरुजी खरीदने क्या है, जैसे किताब पकड़ते हैं ना, पट से नींद आती है, तुरंत नींद आती है, हमें खरीदने की जरूरत नहीं है। नींदें तो सबसे बड़ा जो है हमारा दोस्त और दुश्मन है। जब हम पढ़ना चाहते हैं, नींद पीछे पीछे हमारे आ जाती है ना? नींद समस्या है ना? सब समझ रहे हैं आपकी बात। नींद है सबसे बड़ी समस्या। जब पढ़ना स्टार्ट करो नींद, और खेलना स्टार्ट करो, रील देखना स्टार्ट करो, नींद नहीं लगती है, लेकिन जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं नींद आ जाती है। इसका मतलब थक जाते होंगे, आप थक जाते होंगे, है ना? तो उसको जो है आप तनाव में पढ़ना स्टार्ट करते हो। तनाव में नहीं पढ़ना है, मजे मजे में पढ़ना है। नहीं आज हमें ये कंप्लीट करना है, देखो इसमें क्या क्या है, देखो भौतिकवादी लक्ष्य है, अभौतिकवादी लक्ष्य है, क्या क्या इसमें पढ़ना है। देखो बिस्तर खरीद सकते हैं, हाँ जी खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। आप
दूसरा, भोजन खरीद सकते हो, बोलो भूख खरीद सकते हो क्या? भूख खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते हो। आप भूख नहीं खरीद सकते हो। तो कुछ जो है भौतिकवादी लक्ष्य है जिसे पैसे से आप खरीद सकते हो दैनिक जीवन के लिए, लेकिन कुछ अभौतिकवादी हैं, गैर भौतिकवादी हैं जिनको आप जो है खरीद नहीं सकते हो। ठीक है, चलो भौतिकवादी लक्ष्य क्या क्या है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। भैया आप फ्रीजर ले लिए, क्या फ्रीजर ले लिए, इससे क्या होगा कि आपको ठंडा ठंडा पानी मिल गया। जब जो है गर्मी लगी ठंडा पानी मिल गया। गुरुजी ठंडे पानी की जरूरत नहीं है, अब तो गर्म पानी चाहिए हमें, है ना, गर्म पानी चाहिए, तो इसे आप कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा घर था, पैसा था बेहतर, आप बढ़िया घर खरीद लिए, उसमें जो है आलीशान रह रहे हो। कहीं आना जाना था, आप ई रिक्शे से नहीं जा सकते हो, बढ़िया कार की जरूरत थी, आप अच्छा कार खरीद लिए। तो ये जो है ऐसे साधन, ऐसी वस्तुएं जो पैसे के बल पर खरीदी जा सकती हैं बेहतर जीवन के लिए, है ना, बेहतर सुविधा के लिए, जो है उसको भौतिकवादी लक्ष्य कहते हैं। गैर भौतिकवादी लक्ष्य में क्या क्या आता है भैया? समानता आता है। क्या? समानता आता है। भैया पैसे से आप दोस्त खरीद सकते हो, है ना, पैसा है तो आप बुला सकते हो, आप चाय पी लो, लेकिन बराबरी नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते। हो सकता है आप जो है उसको अपने से ज्यादा मानते हो सकता है वो आपसे भी, मतलब आपसे ज्यादा आपको अच्छा मानता हो, तो समानता जो है नहीं हो सकता है। दूसरा, सुरक्षा, स्वतंत्रता, प्रेम, मित्रता, सम्मान, ये सब चीजें जो है खरीदी नहीं जा सकती हैं। एक इससे, ये अपने जो है आचरण से आपको मिलेंगी। ये जो है गिव एंड टेक का फॉर्मूला है। क्या? गिव एंड टेक का। यहां पे न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है यहां पर लागू होता है कि आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हो वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि अभिवादनशीलस्य नित्य विद्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अगर आप एक दूसरे का अभिवादन करते हो, सम्मान करते हो, बड़ों की सेवा करते हो, तो आपकी जो है विद्या, यश, इसमें क्या है? बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि पैसा और इसमें क्या क्या थोड़ा सा अंतर है, अंतर को थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है, इनका नाम है क्या? इनका नाम कुछ बताओ भाई। इनका नाम है विशाल। क्या नाम है इनका? विशाल। ये बहुत विशाल दिख रहे हैं। विशाल जो है खूब पढ़े लिखे और ये पढ़ाई तो ठीक ठाक किए, और इनको जॉब जो है कहां पर मिल गया? अमेरिका में जॉब मिल गया, भारी भरकम पैसा मिल रहा है। ठीक है, यहां पर 40,000 रुपया उनको मिलता, लेकिन वहां पर लगभग 3 लाख पर मंथ मिल रहा है। लगभग जो है 36 लाख रुपया पर एनम जो है कमा रहे हैं। 36 लाख मिल रहा है इनको। कितना पैसा? लगभग 36 लाख पर एनुअल मिल रहा है। ठीक है, प्रतिवर्ष इतना खींच रहे हैं, लेकिन पैसा तो मिल रहा है, आय तो मिल रही भैया, आय के साधन तो ठीक ठाक है, लेकिन अमेरिका वासी के नजर में क्या ये समान है? तो आप कहोगे सर जी इनको समानता नहीं है। फिर क्या इनको उनकी ज्यादा सुरक्षा मिलेगी? नहीं मिल रही है। काम में स्वतंत्रता मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या सम्मान उनके बराबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा ये बात है। तब अगर बात होगी तो कहोगे गुरुजी नून रोटी खाएंगे यहीं पे रह जाएंगे, हाँ यही कहोगे। ठीक है, तो क्या होता है कि भैया पैसा मिले, पैसे के साथ साथ हमें समानता मिले, सुरक्षा मिले, स्वतंत्रता मिले और बेहतर सम्मान मिले, यही जरूरी है। भैया आय जो है, आय से सारे चीज तो खरीद सकते हो, लेकिन ये जरूरी है
सुरक्षा जरूरी है, समानता और स्वतंत्रता जरूरी है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ऐसी सुविधा होगी तो आप कहोगे गुरुजी हम यही रहेंगे, हम कहीं नौकरी वोकरी करने बाहर जाएंगे नहीं। ठीक है, इस बात को समझ लेते हैं। विकास के लिए पैसा ही पर्याप्त नहीं है, वास्तव में उचित विकास के लिए भौतिकवादी लक्ष्यों के साथ साथ गैर भौतिकवादी लक्ष्य की भी पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि भैया पैसा मिल रहे, आय में पैसा है, पैसा खूब मिल रहा है, लेकिन पैसे के साथ अच्छी समानता मिले, सबके साथ बढ़िया व्यवहार हो, सुरक्षा मिले, काम में स्वतंत्रता मिले, बढ़िया सम्मान हो, तब जो है हम जानेंगे कि हाँ विकास प्रॉपर हो रहा है, सस्टेन विकास हो रहा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, चौतरफा विकास हो रहा है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। मजा आ रहा है ना, बोलो समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बेटा एक बार जो है हम सब करते रहा करिए ना। देखो अभी तक हमने लाइक के लिए नहीं कहा, तो लाइक उसी पे स्थिर है। जितने बच्चे हो कम से कम लाइक नहीं किया ना, लाइक करके जाना, नहीं फिर जो है हम क्या करेंगे, वैसे हम कर ही क्या सकते हैं, बोलो हम क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है राष्ट्रीय विकास की। ठीक है, राष्ट्रीय विकास की कि विकास की जो अवधारणाएं होती हैं, हम पिछले कल की क्लास में क्या बताए थे कि हमेशा हम अपने विकास का एजेंडा अपने राष्ट्रीय विकास के अकॉर्डिंग बनाएंगे, यही बात थी ना। तो राष्ट्रीय विकास का मतलब है आप अपने देश में विकास को किस तरह देखते हो। आप एक बार बताओ, आप बताओ कि अपने देश का हमें विकास करना है, आपको विकास करना है, तो कौन कौन सी सुविधाएं जो है लोगों को मिलनी चाहिए, बोलो कौन कौन से। पूरा खाका बनाते हैं, लो पूरा खाका बनाते हैं। पहला, गुरुजी सबको घर मिल जाए, सबको घर मिल जाए। दूसरा, पेयजल की सुविधा मिल जाए, स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, बढ़िया सड़क बन जाए, रेलवे ठीक ठाक हो जाए, सबको भरपेट भोजन मिल जाए। ठीक है, भरपेट भोजन मिल जाए, 1 2 3 4 5 6। और क्या चाहिए? अच्छा, वृद्ध का बूढ़े लोगों को पेंशन मिल जाए। लो जो कहोगे सब लिख देंगे, पेंशन मिल जाए। ये थोड़ा सा पतला कर लेते बेटा। वृद्ध को क्या मिले? पेंशन मिल जाए। ठीक है, अगला, शिक्षा बढ़िया मिले, रोजगार की सुविधा मिले, और क्या भाई? बस बस हो गया। अच्छा, भरपेट भोजन, भरपेट भोजन मिले। ठीक है, तो बहुत सारे। अच्छा, आय मिले, आय, आय बहुत जरूरी है, आय, आय मिले। ठीक है, तो इन सब पर ध्यान दिया जाए तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ विकास हो रहा है। बिजली, बच्चे कह रहे सर जी बिजली नहीं लिखे हो, बिजली, चलो बिजली। चलो आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय विकास के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे शिक्षा। सबसे पहला, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। शिक्षा वही जो मनुष्य की सारी इच्छा पूरा करते, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण, जिससे अच्छी समझ विकसित हो, अच्छी समझ विकसित हो, अच्छी समझ विकसित होगी
तो आगे चल कर के रोजगार करने के लिए कैपेबल रहेंगे, यानी रोजगार मिल जाए, रोजगार मिल जाए, और रोजगार मिलेगा तो आय मिलेगा, आय मिलेगा तो लगभग लक्ष्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास में सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? शिक्षा। अगली बात है कि स्वास्थ्य, क्या? स्वास्थ्य सुविधा। स्वास्थ्य सुविधा यानी हर तबके के लोगों को, हर तबके के लोगों को बेहतर इलाज मिले, बेहतर इलाज मिले। कभी आप डॉक्टर बनना ना तो सबको जो है बराबर नजर से देखना, ठीक है, सबको बराबर नजर से देखना, बेहतर इलाज हर तबके को मिले। ठीक है, इसलिए देखो सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड बांटा जा रहा है, आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, लगभग 5 लाख तक का इलाज जो है गवर्नमेंट फ्री में करेगी हर लोगों को, सभी लोगों को। दिल्ली में तो और एक संजीवनी जो अपनी सीरीज है संजीवनी, संजीवनी के नाम से जो है केजरीवाल ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो भैया बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, क्या? बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। स्वास्थ्य सुविधा में क्या हो सकता है कि भैया सबको जो है दवाई बढ़िया मिले, एम्बुलेंस की सुविधा मिल जाए, बेड वगैरह मिल जाए, ऑपरेशन ठीक ठाक से हो जाए, ये सारी सुविधा जो है बेहतर मिल जाए, तब जो है हम कहेंगे कि राष्ट्र का विकास अच्छा हो रहा। ठीक है, अगली बात होता क्या है कि स्वास्थ्य, हम शिक्षित हो गए, हम स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो हमें जो है रोजगार के अवसर मिले, क्या? रोजगार के अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, जिससे जो है रोजगार मिले, रोजगार मिलेगा, कुछ आय जनरेट करेंगे, और आय जनरेट करेंगे तो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो पहला शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। फिर बात आती है कि सर जी ये बात है रोजगार करने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसके लिए जो है अच्छी सड़क यानी अच्छे जो है परिवहन की सुविधा मिले, है ना, परिवहन की सुविधा मिले, चाहे सार्वजनिक हो चाहे प्राइवेट, परिवहन की बेहतर सुविधा मिले, जिससे कम समय में सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कर सके। समझ में आई बात कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन कर सके, ये सुविधा बेहतर मिलनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ जो है हमारे राष्ट्र का निर्माण हो रहा है बढ़िया। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास के प्रति अलग अलग लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न है, और साथ होने पर परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। अगर साथ में रहे तो आप कहोगे सर जी शिक्षा, तो कोई कहेगा नहीं अस्पताल, तो आपस में झगड़ा उगड़ा बंद कर दो, है ना। सारी चीज़ें ज़रूरत हैं, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं अपने देश के विकास के लिए। हम जब अपना विकास करते हैं तो हम अपने देश का विकास करते हैं। इसके लिए आपको अपना विकास करना पड़ेगा कि अगर 2 घंटे आप पढ़ रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा बढ़ा करके 2.5 घंटा कर लो। आप अपना विकास अब पहले कर लो। आप अपना विकास कर रहे हो तो देश का विकास हो रहा है, नहीं करोगे तो देश का विकास नहीं होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अगर आप 1 लाख पर मंथ कमाओगे तो इसका मतलब है ज़्यादा टैक्स दोगे तो देश का विकास होगा। अभी आगे बात आएगी। अगर आप मनरेगा में मजदूरी करोगे, 200 रुपया रोज़ मिलेगा, 3000 लगभग 6000 रुपये
महीने का मिलेगा, तो टैक्सवा कहाँ से दोगे? तो देश का विकास में हिस्सेदारी आपकी कम होगी। इसलिए अच्छे से पढ़ो, बेहतर पढ़ो, अच्छी जगह नौकरी करो, जहाँ पे जो है बढ़िया आय आप जो है जनरेट करो, और गवर्नमेंट को टैक्स भी दो, है ना। उसी टैक्सों से विकास करेगा, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी बताओ? आपकी टैक्स से ही देश का विकास होता है। ठीक है। किसी देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता को राष्ट्रीय विकास कहते हैं। यानी अपने देश की जो है, देखो हमारा जो राष्ट्र है वेलफेयर कंट्री, ये जो है हमारी जो सरकार है, हमारी जो अपनी सरकार है, अपनी जो सरकार है, सरकार क्या चाहती है कि हमारे लोगों का सामाजिक आर्थिक कल्याण हो, आर्थिक कल्याण हो। ठीक है। तो सभी जो है किसी भी देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधारने की जो क्षमता है वो राष्ट्रीय विकास है। जैसे अगर इस क्षेत्र में बिजली नहीं है तो गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि उस क्षेत्र में बिजली मुहैया हो पाए। उस क्षेत्र में बढ़िया पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट चाहती है कि बेहतर पानी की सुविधा वहाँ पर पहुँच पाए। ठीक है। तो यही सब जो है राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि एक राज्य हो या एक देश हो, वो दोनों की तुलना कैसे करेंगे कि जो है वह ज़्यादा विकास किया है या कम विकास किया है। आप दो दोस्त हो, कैसे तुलना करते हो? अरे गुरुजी वो तो 2 घंटा पढ़ता है, हम 4 घंटा पढ़ते हैं, है ना, ऐसे करते हो ना। फिर आप कहते हैं अरे गुरुजी वो तो 4 टिकिया समोसा खाता है, हम तो चाउमीन खींच लेते हैं, तो ऐसे होता है। तो भैया जो दो लोग, जो देशों के बीच में जो आप तुलना करने की बात है, तो सबसे मुख्यतः क्या होती है? पैसा, आय। क्या? आय। उस राष्ट्र का, उस क्षेत्र का, उस राज्य का जो है आय कितना है, कितना कलेक्शन हो रहा है। देशों की तुलना के लिए आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में माना जाता है कि भैया आय जरूरी है। आय का मतलब है पैसा कितना है, मुद्रा, पैसा, रुपया उसके पास कितना है। ठीक है। पहली प्राथमिकता ये। ठीक है। तो पहली प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए जो है सबसे पहले आय हम निकालेंगे। आय में सबसे पहला क्या आता है? प्रति व्यक्ति आय। क्या? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे उस राज्य में, उस देश में जो है कुल आय कितना है। क्या? कुल आय कितना है। तो सबसे पहले कुल आय का मतलब कहां से निकलेगा? कुल आय, अगर किसी देश की चर्चा करें, देश की कुल आय, तो देश के नागरिकों द्वारा अर्जित आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझ में आई बात? यानी देश के सभी नागरिकों के, ऐसा नहीं है कोई यहाँ है या नहीं है, ये मैटर नहीं करेगा। ये मैटर नहीं करेगा कोई यहाँ पर है या नहीं है। पूरे देश के सभी नागरिक जो मूल निवासी हैं हमारे देश के, वो जितना पैसा कमा रहे हैं, देश में ला रहे हैं, वो सभी जो है हमारे राष्ट्रीय आय यानी हमारे राष्ट्र के कुल आय में काउंट होगा। ठीक है। तो भाई राष्ट्रीय आय तो हो गया। अब उसको जो है हम किससे डिवीजन करते हैं? जनसंख्या से। तो हमें क्या मिल जाता है? प्रति व्यक्ति आय। क्या? प्रति व्यक्ति आय। यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्र का कुल आय लिख लो बटे कुल जनसंख्या। कुल मूल जनसंख्या होगी, कितने लोग हैं देश के, कुल जनसंख्या
वो जो है प्रति व्यक्ति आय होती है। इसी को औसत आय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत आय भी कहते हैं। ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे, किसे औसत आय कहते हैं। ठीक है, तो किसी विशेष समय अवधि में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई आय को औसत आय कहते हैं, और जिसे प्रति व्यक्ति आय के भी नाम से जाना जाता है। इसको नोट कर लो आप, इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर यहाँ से मिल सकता है। कहते हैं प्रति व्यक्ति आय को किस और अन्य के नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? औसत आय के नाम से जाना जाता है। किसे? औसत आय। यानी प्रति व्यक्ति आय लिख दे रहे हैं, ये मत कहना सर जी बताए नहीं। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? औसत आय भी कहा जाता है। औसत आय भी कहा जाता है। स्क्रीन शॉट मारना है, मार करके रख लेना, पेपर में आएगा तो बाद में हमें दिखा देना कि सर जी स्क्रीन में आप ऐसे खड़े हो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, पेपर में आ गया बता देना हमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गए औसत आय? एक बार समझ लेते हैं। 5 दोस्त हो आप, 5 दोस्त, एक परिवार में 5 सदस्य, ठीक है, उनका नाम है रोहन, ये 1500 रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, किसी समय अवधि में, हो सकता है महीने का टारगेट ले रहे हैं। सीमा है, सीमा 2000 रुपया। ठीक है, सोनू है, सोनू 500 रुपया, और मोनू है, मोनू जो है 0 रुपया, और काजल है, क्या? काजल है, काजल जो है 200 रुपया कमाती। ठीक है, कितने सदस्य हैं? तो कुल पहले आय कितनी है? परिवार की कुल आय, परिवार की कुल आय, ये मत समझना मैथ का सवाल है। कुल आय, तो कुल आय का मतलब 1500 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 200। ठीक है, 200, 500, 700, ये 2200 हो गया, 2200 और जो है 2000, 2200 प्लस 2000, बोलो कितने लोग हैं? औसत आय निकाल रहे हैं, अब औसत आय निकाल रहे हैं, औसत आय निकाल रहे हैं, बटे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं, 5 से डिवाइड कर दो, यानी 4200 को जो है 5 से जब डिवीजन करते हैं, 5 8 40, यहाँ कितना बचा? 20, 5 चौके 20, 840 रुपया प्रति व्यक्ति आय होगा। जो कमा रहा है उसके खाते में भी काउंट होगा, नहीं कमा रहा है फिर भी होगा। ठीक है, तो ये 840 रुपया क्या है? औसत आय है। इसी को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस आंकड़े को जो है विश्व बैंक जारी करता है, अलग अलग देशों के आंकड़े को, इसी तरह जैसे हमने आपको बताया प्रति व्यक्ति आय निकाल करके। ठीक है, तो विश्व बैंक की बात करेंगे तो विश्व बैंक जो है जो कार्य करना अपना स्टार्ट करता है 1947 में जो है कार्य करना स्टार्ट करता है, करना शुरू करता है, उसी की चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने 3 कैटेगरी बनाया है। क्या? 3 कैटेगरी बनाया है। जिसके पास भैया प्रति व्यक्ति आय बढ़िया है उसको कहेंगे विकसित राष्ट्र। क्या कहेंगे? विकसित राष्ट्र। जिसके जो है कम है उनको कहेंगे अल्प विकसित। क्या? अल्प विकसित। ठीक है, और दोनों के बीच में जो है उसको कहेंगे विकासशील। क्या कहेंगे? विकासशील। क्या कहेंगे? विकासशील। तो किस कौन सी क्राइटेरिया जारी करता है उसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो वे देश जिनकी 2019 में
प्रति व्यक्ति आय लगभग जो है 49,300 प्रति डॉलर है, प्रति वर्ष। इतना डॉलर जो है उसकी प्रति आय है उस देश की, तो हम कहेंगे कि भैया ये समृद्ध देश है, उच्च आय वाले देश है। ठीक है, अब बात आती है अल्प विकसित की, कि वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय जो है लगभग 2500 डॉलर प्रति वर्ष है, तो हम उनको कहेंगे कि इनसे नीचे वाले जो है ना वो जो है अल्प विकसित या निम्न आय वाले राष्ट्र हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच में एक गैप है, दोनों के बीच में एक गैप है, तो उनके बीच में जो आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? विकासशील देश वाले। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 49,300 डॉलर से जो है कम तथा 2500 डॉलर प्रति वर्ष से ज्यादा है, उनको हम कहेंगे ये विकासशील देश में है। तो हम जो है जिस देश में रह रहे हैं, कम से कम हमें भी तो पता होना चाहिए कि गुरुजी हम अल्प विकसित में आते हैं, विकसित देश में आते हैं, या जो है विकासशील देश में आते हैं। तो हम आपको इसके बारे में तभी बताएंगे जब जो है हमें सामने वाले का रिएक्शन मिलेगा कि नहीं गुरुजी ठोक रहे हैं लाइक। हमने बताया था, अब इशारों में समझना है, क्योंकि जब बोलते हैं ना तो दूसरा पड़ोसी को पता चल जाता है कि गुरुजी लाइक करने के लिए कह रहे हैं, क्या लाइक करने के लिए कह रहे हैं। तो अब जो है बिना बताए ठोक दो लाइक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई भारत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो भारत मध्य आय वाले देशों में आता है। भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करें अगर 2019 में लगभग जो है 6,700 डॉलर प्रति वर्ष है। अब आप अमीर समझ लो अपने आप को कि इतना पैसा है, आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, लेकिन इतना काउंटिंग में है कि लगभग 6,700 डॉलर जो है आप प्रति वर्ष जो है आपके खाते में है। ठीक है, लेकिन मिलेगा नहीं, मिलने वाला नहीं, केवल देखने के लिए, समझने के लिए, बस आंकड़े में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इसका मतलब है कि जो देश, जो राज्य जो है उसकी प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी तो ज़्यादा संपन्न होगा। ये भी हो सकता है जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा संपन्न होगा, जिसके पास पैसा कम होगा वो कम संपन्न होगा। तो इस पर जो है एक आंकड़ा जो है अपने राज्यों की देखेंगे। किसकी? अपने राज्यों की, कि जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है क्या वह राज्य ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं हर क्षेत्र में, जिसकी कम है क्या वह राज्य जो है कम डेवलप कर रहे हैं, या जिसका जो है लगभग बराबर है भारत की तरह, वो किस प्रकार जो है विकास में, किस क्षेत्र में, किस दिशा में वो काम कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। बात आएगी आय की। किसकी? प्रति व्यक्ति आय की। आय कैसी? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। तो हम देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में अगर 18-19 का आंकड़ा लें, 2018-19 का आंकड़ा लेते हैं, तो हरियाणा में लगभग जो है 2,36,147 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। केरल की बात करें तो लगभग 2,04,000 रुपया 105 है, और बिहार के 40,982 है। अब बात आएगी कि अगर गुरुजी ये ज़्यादा आय है इनके पास तो ये ज़्यादा विकसित होंगे हर क्षेत्र में, है ना। ये कम है तो इनसे कम ये होंगे, और ये कम है तो ये और कम होंगे, है ना। तो इस पर जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं भैया पैसा है तो इनका स्वास्थ्य सुविधा किस प्रकार है, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार है, इसी की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो अब बात आती है शिशु मृत्यु दर की। अगर पैसा ज़्यादा है ना तो इसकी आंकड़ा लगाएंगे, लेकिन पहले समझ लो आखिर शिशु मृत्यु दर होता क्या है। तो शिशु मृत्यु दर होता क्या है कि एक साल के अंदर, क्या एक साल के अंदर लगभग 1,000 शिशु जन्म लेते हैं। क्या? शिशु जन्म लेते हैं, और उनकी उम्र 1 साल तक, 1 वर्ष तक जो है
जितने 1000 में से जितने शिशु की मृत्यु हो जाती है उसी को कहते हैं शिशु मृत्यु दर। क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर। यानी 1 वर्ष पूरा होने से पहले जितने शिशुओं की मृत्यु हो जाती है 1000 में से, वही आंकड़े, उसी आंकड़े को हम कहते हैं कि शिशु मृत्यु दर इस राज्य की, इस क्षेत्र की इतना है। समझ में आई बात? इसी बात को थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय ज्यादा थी, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा थी, तो इनकी जो है शिशु मृत्यु दर, क्या शिशु मृत्यु दर की चर्चा करेंगे। भाई स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया होती तो शिशु मृत्यु दर कम होता कि नहीं होता? कम होता। बढ़िया पोषण मिलता, यानी दवाई मिलता, इलाज मिलता, तो उन शिशुओं को बचाया जा सकता है। लेकिन हरियाणा में आप देखते हो, हरियाणा में आय ज़्यादा है लेकिन 1000 में से जो है 30 शिशु की मृत्यु हो जाती है, वो साल भर तक जीवित नहीं रह पाते। ठीक है, अगली बात, केरल प्रति व्यक्ति आय में दूसरे नंबर पे था, तो केरल में लगभग 7 शिशुओं की मृत्यु होती है। कितना? 7 शिशुओं की मृत्यु होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आय मैटर नहीं करता है, सुविधा कितनी बढ़िया मिल रही है, स्वास्थ्य सुविधा, वो मायने करता है। सामाजिक व्यवस्था कैसा है वो मायने रखता है। ठीक है, बिहार में कम था, आय कम थी, 40,000 थी, लेकिन शिशु मृत्यु दर कितना है? 32। लेकिन हरियाणा में ज्यादा होने के बावजूद 30 शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, चलो अब साक्षरता दर की बात करते हैं। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात ही जो है साक्षरता दर कहलाती है। कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं। तो हम बात करें, हरियाणा ज्यादा आय वाला था, तो देखो भैया हरियाणा में 80 लगभग जो है 80 लोग ही साक्षर हैं। ठीक है, लेकिन केरल की बात करें, इससे कम था, तो लगभग 96 लोग साक्षर हैं 100 में से। बिहार की बात करें, 71 लोग साक्षर हैं। कितने? 71 लोग साक्षर हैं। तो इसका मतलब है साक्षरता दर भी जो है आय से नहीं आकलित की जा सकती, उसका आकलन नहीं किया जा सकता है कितना हो सकता है। किसी के घर में पैसा बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका शिक्षा का स्तर कम है, शिक्षा का स्तर कम है, ये मायने नहीं रखते। आप जो है पैसे से बेटा किताब खरीद सकते हो, सारी सामग्री खरीद सकते हो, लेकिन वो ललक कैसे खरीदोगे पढ़ने की? और जिसको पढ़ने की ललक है उसको किताब तो किराए पे मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, बिना किताब के भी वो पढ़ लेगा, पुराना नोट्स बना करके, है ना? तो पढ़ने की ललक होनी चाहिए। ठीक है, पैसा मायने नहीं रखता है। आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है निवल उपस्थिति दर, यानी 14 से 15 वर्ष की आयु तक स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस वर्ग आयु के कुल बच्चों के साथ जो प्रतिशतता है उसको निवल उपस्थिति दर कहते हैं। तो इसका मतलब हरियाणा में ज़्यादा आय है तो वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी ठीक ठाक होना चाहिए, बढ़िया सुविधा मिलना चाहिए, मिड डे मील वगैरह ठीक ठाक व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ पर उपस्थिति दर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हरियाणा में जो है ज़्यादा आय है, लेकिन यहाँ पर देखो ज़्यादा आय है लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में उसकी जो उपस्थिति दर बहुत कम है। कितना उपस्थिति दर है एक साथ सबका देख लेते हैं। तो हरियाणा में आय ज़्यादा है, शिशु मृत्यु दर 30 था, साक्षरता दर 80 था, लेकिन उपस्थिति दर की बात करें हम यहाँ पे, जो हमारी साक्षरता यहाँ पर आय की बात करें तो लगभग 67 बच्चे जो है स्कूल में रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें केरल की, केरल इससे कम आय वाला है लेकिन 7 शिशु मृत्यु दर है, 96 साक्षरता दर है, 77 जो है क्या है उपस्थिति रेशियो है। ठीक है, अगली बात करें बिहार की 40,982, 32 मृत्यु दर है, 71 लोग साक्षर हैं, साथ में 55 उपस्थिति दर है। इसका मतलब है आय के साथ साथ जो है मायने नहीं रखता है कि अन्य मापदंड भी ठीक ठाक उसी के रेशियो में है।
कम ज़्यादा भी हो जाते हैं। क्या? कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि जो बढ़िया कपड़ा पहना है तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई जो है उसके पास कपड़ा वैसे नॉर्मल हो, वो ज़्यादा वेल एजुकेटेड हो, ज़्यादा एजुकेटेड हो, तो सबका सम्मान करना चाहिए। क्या? सबका सम्मान चाहिए। पता नहीं नारायण किस भेष में मिल जाएंगे, आपको कौन कहाँ कब किस अवस्था में मिल जाए, इसलिए सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है सार्वजनिक सुविधाओं की। अगर जो है देश के विकास के लिए ये सारी सुविधा जो है जरूरी है, तो इसको क्यों ना सार्वजनिक सुविधा के रूप में कर दे कि शिक्षा सबको मिले, स्वास्थ्य सबको मिले। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन कौन सुविधाएं मिलनी चाहिए, कौन कौन से सेक्टर मजबूत होने चाहिए, इसकी चर्चा थोड़ा सा हम कर लेना चाहिए। भैया पहले शिक्षा मिले। शिक्षा के लिए क्या होगा बेटा? स्कूल विद्यालय को बेहतर किया जाए, जिससे जो है सबको बेहतर शिक्षा मिल जाए। अगला क्या है? अस्पताल को सारी सुविधाओं से लैस किया जाए और सब तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। क्या? सब तक इसकी पहुंच होना चाहिए, यानी हर तबके के लोगों को बेहतर इलाज मिल जाए, क्योंकि सभी भारत के नागरिक हैं। अगर हर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो हम कहेंगे कि भारत स्वस्थ है। अगला, भोजन की बढ़िया व्यवस्था चाहिए, भोजन की बढ़िया सुविधा मिलना चाहिए, साथ साथ सुरक्षा भी जो है ठीक ठाक मिलना चाहिए। सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो ये बहुत सारी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, इसके लिए गवर्नमेंट काम भी करती है। शिक्षा फ्री है, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो अभियान। ठीक है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, सबका फ्री में इलाज। अगला, 5 किलो राशन दिया जा रहा है, लोग खाओ पियो मौज करो, कर्ज लेके घी पियो। आगे जो है सुरक्षा के लिए पुलिस का भी बेहतर इंतजाम सरकार द्वारा किया गया है, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक सुविधा वे बुनियादी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा सभी नागरिकों को उनकी भलाई और समग्र विकास के लिए जो है ध्यान में रखा जाता है, उनको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो भाई कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक ठाक से जो है काम कराया जा रहा है, जिससे लोगों को ये सारी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिल पाए। जैसे हमने आपको बताया गवर्नमेंट का जो है अन्न योजना जो है, क्या है? अन्न योजना जो है ये बहुत कारगर है। जरूरतमंद को जो है बेहतर सुविधा मिल रहा है, लगभग 5 किलो अनाज मिल रहा है, जिससे जो है वो अपनी आजीविका के कुछ हिस्से यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अगली बात आती है कि अब भैया खा पी रहे हैं तो एक बार देख भी लें, माप जांच कर लें कि आखिर जो है उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। तो BMI से करेंगे, किससे? BMI से, बॉडी मास इंडेक्स। वह मापदंड जिनका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति पोषित है, अल्प पोषित है या जो है अधिक भार वाला है। एक तो ऐसे है कि आप पढ़ रहे हो, दुबले पतले हो, आपको जल्दी सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है, इसका मतलब आप अल्प विकसित हो। अगला ऐसे है बढ़िया हट्टे कट्टे शीशम के लट्ठे हैं, चलने में परेशानी है, बैठने में परेशानी है, तो कहेंगे भैया ये भार इनका ज़्यादा है। अब कुछ स्वस्थ हैं, भैया हमें कोई समस्या नहीं, हम एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, ना मोटे हैं ना पतले हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। क्या? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आप ठीक हो, दुबले हो, पतले हो, भारी वजन वाले हो, सबको जो है यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। यानी BMI बराबर आपका वजन कितना है, आपका वजन कितना है, किसमें? केजी में,
बटे जो है आपकी लंबाई कितनी है, हाइट कितनी है आपकी, किसमें, मीटर में, इसी का स्क्वायर करके भाग दे दो, काम खत्म। ठीक है, तो अब भैया देख लेते हैं, इसका जो है 3 मापदंड है। क्या 3 मापदंड है? अगर उसका आंसर जो है 18 आ गया, 18 से कम आ गया, तो इसका मतलब आप अल्पपोषित, क्या अल्पपोषित हो, आपको जो है ये इंसुलिन बढ़ जाएगा, बुखार आ जाएगा, ये सारी समस्या। अगर 25 से अधिक हो तो अधिक भार वाले हो, अगर जो है 18 और 25 के बीच में हो तो एकदम ठीक ठाक हो। बोलो, अपने आप को मापना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? बताओ भाई, बोलो। बाबू सोना जादू टोना, जल्दी जल्दी बताओ, मापना चाहोगे ना? ठीक है, तो अपनी अपनी हाइट और जो है वजन हमें जो है जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। BMI जैसे हमने बताया निकाल लेना, BMI बराबर आपका वजनवा कितना है केजी में रख लेना, और आपकी लंबाई कितनी है इसको मीटर में कर देंगे, किसमें, मीटर में, स्क्वायर कर देंगे। अगर 18 से कम आ गया, ज्यादा है ना, हाँ ये 18 से कम आ गया आपका वजन, यक्स मान लेते हैं, कम आ गया तो आप क्या है, अल्पपोषित हो। ठीक है, और 18 से 25 के बीच में आ गया तो एकदम जो है ठीक ठाक हो, क्या हो, ठीक ठाक हो। अगर जो है 25 से ज्यादा आ गया, 25 से ज्यादा आ गया, 25 से ज्यादा आ गया, कम आ गया, ये आ गया, 25 से ज्यादा आ गया तो आप जो है भारी वजन वाले हो, उसको एक्सरसाइज से थोड़ा सा कम ज्यादा कर लेना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या करता है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सदस्य राष्ट्रों में गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने के लिए काम करता है। लगभग यह संस्था जो है सदस्य देशों को नीतियां बताता है, नेतृत्व कौशल, भागीदारी क्षमताओं को विकसित करता है, संस्थागत क्षमताओं को विकसित करता है, साथ ही साथ सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा लचीलापन बनाने में जो है मदद करता है कि आपको अगर आपके देश में कुछ बीमारियां चल रही हैं, बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, तो उसके प्रबंधन के लिए जो है ये कोई ना कोई उपाय खोज निकालता है, जिससे उसको जो है हम बहुत जल्दी से ख़त्म कर पाएँ। ठीक है, वो आपके सहयोग से, आपके सहयोग से। ठीक है, तो ये कार्यक्रम 3 क्षेत्रों पर ये काम करते हैं। पहला इनका है कि भैया जीवित मानक का मतलब लोगों का प्रति व्यक्ति आय बेहतर होना चाहिए। अगला स्वास्थ्य स्थिति ठीक होना चाहिए, यानी उनकी जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने का जो वर्ष है उसमें ठीक ठाक वृद्धि हो। अगर आपको बेहतर भोजन बेहतर मिले, साथ में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर समय समय पर मिले, तो आपके जीवन जीने का जो समय है बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला है कि भैया लोगों में शैक्षिक स्तर भी उसको भी बढ़ाया जाए, उसमें से साक्षरता दर पर जोर देना चाहिए, साथ में नामांकन अनुपात को भी जो है बढ़ाना चाहिए। इसके लिए चाहे मिड डे मील जैसे कार्यक्रम को भी लॉन्च करना पड़े। भैया खाना नहीं है ना, बच्चों के बहुत शिकायत होते, गुरुजी कल क्यों नहीं आए थे, गुरुजी खाना नहीं बना था सुबह सवेरे। तो सरकार ने कहा ये तो बड़ी समस्या है, इसके लिए कल से चले आना, यहीं पर भोजन बनेगा, दोपहर का खाना यहीं पे खाना, लेकिन पढ़ने जाना है। ठीक है, ऐसे सारी योजनाएं जो है लाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जिससे बच्चों को उनकी जो बेसिक ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए इन सारे कदमों पर इन सारे काम करना पड़ेगा, जिससे साक्षरता दर को बढ़ाया जाए, नामांकन अनुपात को बढ़ाया जाए। तभी तो हम जो है पूरे विश्व के लोगों को बेहतर तरीके से समझ विकसित कर पाएंगे। लेकिन सभी के अंदर जब समझ विकसित हो जाएगा
तब जो है जो शोषण हो रहा है एक दूसरे का, उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। कभी तो समझेंगे जरूर कि मानवता क्या है। अभी नहीं समझ रहे हैं मानवता क्या है, अभी तो यही है कि जिसको जो मिल रहा है लूटो, खूब लूटो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नामांकन अनुपात से क्या अभिप्राय है? किसी देश के भीतर शिक्षा के एक विशिष्ट स्तर में उम्र की परवाह किए बिना कुल नामांकन के रूप में कार्य करता है। इसके आधिकारिक आयु समूह में जनसंख्या के प्रतिशत रूप में जो है व्यक्त किया जाता है कि भैया अगर आप जो है ना, जैसे क्या है कि भैया 14 साल से 15 साल के वर्ष के जो बच्चे हैं वो लोग किस क्लास में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि 5 साल के जब थे तो आपका नाम फर्स्ट में लिखा गया था, ठीक है। 6 साल के रहे होंगे तो आपका सेकंड में आप रहेंगे, थर्ड में आप कितने में रहेंगे? 7 साल की उम्र में रहेंगे, ठीक है। तो लगभग 10 साल पूरा होते होते, 10 साल का मतलब है लगभग 7, कितना बताए थे भाई फिर से, 6 साल 6 वर्ष जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, 6 वर्ष में आपको फर्स्ट क्लास में रहना है। तो आप लगभग 15 से 16 साल की उम्र में जब रहते हो तो क्लास 10th में रहते हो, है ना, 14, 15, 16 ऐसे, ठीक है। तो फिर भी जो है कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो 18-20 साल के होंगे, वो भी पढ़ रहे होंगे, है ना, वो भी पढ़ रहे होंगे। तो उन सभी को मिला करके जो है एज रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे कि मानव विकास रिपोर्ट जो यूएनडीपी जो है एचडीआई का रिपोर्ट जारी करता है, एचडीआई का रिपोर्ट जारी करता है ये पता लगाने के लिए। देखो अभी तक क्या था कि हम पैसे के बल पर ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कौन देश ज़्यादा विकसित है, कौन विकसित कम है, लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पैसे से हमने देख लिया, अपने राज्यों को देख लिया कि भैया पैसा है लेकिन स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया नहीं है, पैसा है शिक्षा बढ़िया नहीं है, पैसा है ना, बच्चे रुक ही नहीं रहे हैं क्लास में, तो शिक्षा साक्षरता दर कहाँ बढ़ेगी। तो पैसे से नहीं, तो एचडीआई ने जो है कुछ आंकड़े, कुछ पैमाने रखे जिससे जो है वह जो है क्या कर पाए, वो देश के अलग अलग लोगों की मापदंड कर पाए कि यह देश किस स्थिति में है, किस स्थिति से गुजर रहा है, इसमें कौन कौन से प्रयास करने चाहिए जिससे इनके भी जो है गुणवत्ता में, जीवन जीने की जो स्तर है उसमें थोड़ा सा सुधार हो पाए। तो जो आंकड़ा 2017 का है, अगर हम क्रय शक्ति क्षमता की बात कर लें तो श्रीलंका 12,578 जो है डॉलर पे बैठा था, बांग्लादेश किस पे था 5,472, भारत 6,590, नेपाल 3,877 और म्यांमार जो है 3,851। साथ में पाकिस्तान की बात करें 4,624, यानी इनकी क्रय करने की क्षमता, खरीदने की क्षमता लगभग इतना थी, ठीक है। अगर हम आंकड़ा ले तो देखते हैं कि जन्म के समय संभावित आयु कितने वर्ष था, तो आप देखोगे श्रीलंका का लगभग 76 वर्ष था, बांग्लादेश के लोगों का 72 वर्ष था और भारत के लोगों का लगभग 67 वर्ष था और नेपाल का लगभग 68 वर्ष था, म्यांमार का 65 वर्ष और पाकिस्तान का 66 वर्ष था। अगर विद्यालय जाने में औसत आयु की बात करें, इनके भैया 10 साल, इनकी 7 साल, इनकी 6 साल, इनकी लगभग 5.1 ईयर्स एंड 6.4 ईयर्स और 4.5 वर्ष जो है इनकी औसत आयु इतनी है, ठीक है। लेकिन एचडीआई की मानक जो 21 और 22 के आंकड़े कहते हैं उसमें आप देखोगे कि भारत का जो है अंक कितना है 132वां है, कितना है 132वां है। इससे बेहतर कौन है, बांग्लादेश है 129 का है, श्रीलंका का कितना है 73 है, नेपाल का 143 है और म्यांमार का 149 है और पाकिस्तान का 161 है, ठीक है। तो भारत कहां पर एचडीआई सूचकांक में है, 22-21 के रिपोर्ट के अनुसार 132वें स्थान पर है, कितना 132, लगभग 131 देशों से पीछे है, ठीक है। यह 128 देशों से पीछे है और
ये कितना 72 देशों से श्रीलंका पीछे है। ठीक है, ये आंकड़े HDI की रिपोर्ट में छपी गई थी। कब का है? 21 और 22 के आंकड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भैया विकास की धारणीयता क्या है, आखिर विकास को जो है किस नज़र से आप देख सकते हो। तो आप देखोगे कि सतत विकास प्राकृतिक संसाधन के संतुलन के उपयोग के साथ साथ न्यूनतम स्तर पर संसाधनों का उपयोग करने पर बल देता है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों का इसका उपयोग कर सके। कल भी बात हम किए थे कि विकास को जो है इस प्रकार विकास पे हम संसाधनों का इस्तेमाल करें, उनका प्रयोग करें कि जिससे जो है हमारा वर्तमान का जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है, उसकी भी पूर्ति हो जाए और आने वाले समय के लिए भी उन संसाधनों को हम संरक्षित करें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में पता चले, साथ में उनके लिए भी वो संसाधन मिल पाए। नहीं तो पता चला हम ही शोषण कर लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो धारणीयता क्या है? धारणीयता का मतलब है कि हम विकास को जो है संसाधनों का आवश्यकता के अनुरूप यूटिलाइज करें, साथ में उनका संरक्षण भी करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो रह पाए, उनका अस्तित्व रहे। ठीक है, तो पर्यावरणीय गिरावट को निम्न द्वारा देख सकते हैं। जो पर्यावरणीय गिरावट है, पर्यावरणीय गिरावट क्या है कि अधिक शोषण हो रहा है, संसाधनों का ज़्यादा दोहन हो रहा है, कि भाई फैक्ट्रियों को खूब विकसित किया गया है, निकलने वाला धुआं जो है पर्यावरण को ठीक ठाक प्रदूषित कर रहा है। पता लग रहा है कि भैया हवा में, हवा का जो है जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा कहीं जो है उसमें अशुद्धियाँ हैं। जल का इतना दोहन हो जा रहा है कि पता लगा पेयजल की सुविधा जो है, जो पेयजल हमारा था वो भी जो है लगभग खराब है, उसकी दिशा दशा खराब है। तो इसकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य तथा दक्षिणी भारत की चट्टानी पठारों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में तेजी के साथ विकसित हो रहा है और शहरी बस्तियों में भी जो है भूमिगत जल का बड़े पैमाने पर दोहन हो रहा है। भाई बड़े पैमाने पर दोहन हो रहा है तो धीरे धीरे अगर हम पानी को बाहर निकालेंगे तो बोलो हमारे जो है भूमिगत जल स्तर कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो हम जो है जितनी ज़रूरत हो उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको खर्च करें और उसको संजो के रखें तो ज़्यादा है। लेकिन आपको क्या है, लगा दिए टोटी चल रही है ना, इतना नहाना है लेकिन इतना जो है पानी फैलाना है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, जो आएगा देखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और किस प्रकार हो रहा है? वर्तमान स्थितियों के अनुसार यदि कच्चे तेल का इस्तेमाल जैसे चल रहा है ना, ऐसे चलता रहा तो इसके जो भंडार है 53 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इसको देखने के लिए तरस जाएंगी, इसको देखने के लिए तरस जाएंगी। समझ में आई बात? समझ में आई? ठीक है, तो भैया ये विकास का कार्यक्रम था। तो आपको जो है ये विकास चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और जो बच्चे अभी भी डर रहे हैं ना कि सर जी लाइक करें कहीं ऐसा ना अंगूठा कट जाए, वो बच्चे लाइक करके और अपने दोस्त को जिसको ज़रूरत है इस क्लास की उसको फटाफट शेयर करके ही जाएंगे, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं बेटा समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।